इसके बाद संविधान सभा की बात को लेकर अब अगला बिंदु है राज्यों की शक्तियों का प्रश्न। राज्य की शक्तियों का प्रश्न। अब ये राज्य क्या है और शक्ति क्या है और क्या प्रश्न है। राज्य क्या है, शक्ति के क्या मायने और क्या प्रश्न है। आपको समझ लेना चाहिए कि राज्य के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है स्टेट, जिसमें राष्ट्र और सरकार दोनों शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि का क्षेत्र और उसमें उसकी सरकार दोनों शामिल हैं, उसे कहते हैं स्टेट। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मूलतः उस स्टेट में हम शासन व्यवस्था, सरकार और भौगोलिक दृष्टि से जो उसका क्षेत्र है उसको मिलाकर बात करते हैं। स्टेट का एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा स्टेट का अर्थ जो आप जानते हैं राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, एक स्टेट है। वहां पर क्षेत्रफल की बात आती है कि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश इतना, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, मतलब छत्तीसगढ़ इतना है। भारत में जितने स्टेट हैं उतने राज्य हैं, क्योंकि स्टेट मतलब राज्य। लेकिन यदि हम स्टेट के पहले अर्थ पे जाएं तो स्टेट मतलब होगा राष्ट्र और उसकी सरकार का मिश्रण, शासन व्यवस्था भी उसमें शामिल है। ये तो हो गया राज्य के अर्थ। शक्ति से क्या अर्थ है? शक्ति के मायने हैं अधिकार, पावर। शक्ति के मायने हैं पावर। भारत में ये तय किया गया कि भारत देश जो होगा वह एक संघीय प्रणाली वाला देश होगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, संघ शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं है और इसको लेकर संविधान सभा में काफ़ी तीखी बहस भी हुई, लेकिन अंततः नेहरू के विचार लोगों को स्वीकार्य थे और नेहरू ने ये कहा था कि संघ शब्द हम इसमें नहीं लाते, उसके कारण बताया, और संघीय ढांचा हमारे यहाँ का रहेगा, ये एक स्वाभाविक चीज़ है। ये संघीय ढांचा, फेडरलिज्म क्या है, थोड़ा इसको हम समझ लें। फेडरल स्ट्रक्चर एक देश का, संघीय ढांचा एक देश का, उसके मायने होते हैं ऐसा ढांचा शासन प्रणाली का जहां पर दो तरह की सरकारें हों। दो सरकारें नहीं, दो तरह की। संघीय ढांचा अर्थात शासन प्रणाली का ऐसा ढांचा जिसमें दो तरह की सरकारें हों। एक सरकार कहलाएगी केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी सरकार कहलाएगी राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार पूरे देश की सरकार होगी और केंद्र पे होगी, राजधानी में, देश की राजधानी में बैठेगी और वो एक ही सरकार होगी, पूरे देश को देखेगी, पूरे देश की जिम्मेदारी उसके हाथ में। वो हो गई केंद्रीय सरकार। अब आप जितने राज्य देख रहे हैं, 29-30 राज्य, ये राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होंगी। इस प्रकार दो प्रकार की सरकारें हैं, राज्यों में सरकारें और केंद्र की एक सरकार। तो ऐसा ढांचा जहां दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे ढांचे को संघीय ढांचा कहते हैं शासन प्रणाली का। सवाल ये उठता है, तो आप ये समझ गए संघीय ढांचा है भारत में। अब ये संघीय ढांचे में कार्य का बंटवारा कैसे हो, राज्य कौन से काम देखेगा, कौन से काम के लिए जिम्मेदार होगा, राज्य कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा और राज्य को जो आय होगी वो कहाँ से होगी। ऐसे ही केंद्र के क्या काम होंगे, केंद्र के क्या अधिकार होंगे,
केंद्र के आय की स्रोत क्या होगी और केंद्र सरकार में लोग चुने कैसे जाएंगे, ये आपको समझना। हमारे संविधान में ये बड़ा स्पष्ट है कि दो तरह की सरकारें होंगी, केंद्र और राज्य। इस बात पे काफ़ी बहस हुई संविधान सभा में कि केंद्र और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होंगे। इसमें बहस नहीं हुई कि भारत का स्ट्रक्चर फेडरल रहेगा, बहस इस बात पे होगी कि किसके पास क्या अधिकार होंगे। नेहरू और कई अन्य लोग वो कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार केंद्र के पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत केंद्र के पास हो, क्योंकि केंद्र जो है वो पूरे देश को बांध के रखता है। और उस काल में जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थीं, देश को एकजुट रखने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। सरदार पटेल ने संवैधानिक रूप से कानूनन सबको अपने में मिला लिया था, सबको भारत का हिस्सा बना दिया था, लेकिन बनाना और बनाए रखना दोनों में अंतर है। उनको भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि कुछ किया जाए जिससे कि वे भारत में शामिल रहने, भारत में शामिल होने का अफसोस भी ना करें। दूसरे शब्दों में कि ये जो राज्य थे या राज्य बने बाद में, इनको क्या अधिकार होंगे और केंद्र को क्या अधिकार होगा, इस पर लेकर बहुत बहस चली। और नेहरू और बहुत लोग चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर उसके पास रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उसके पास रहे, ताकि देश की एकजुटता अक्षुण्ण बनी रहे। यदि राज्य ज़्यादा ताकत होंगे तो ये राज्य अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, देश हित नहीं सोचेंगे। और हो सकता है एक समय ऐसा आए जब कोई राज्य स्वतंत्र होने के लिए भी आगे बढ़ जाए, भारत से स्वतंत्रता की मांग करने लगे, क्योंकि उसका कहना होगा कि वैसे ही हम बहुत सारे काम देख रहे हैं, बहुत सारे अधिकार हमारे पास हैं, बचे खुचे जो अधिकार कुछ केंद्र के पास हैं वो भी हम लेते हैं और हम स्वतंत्र। तो ऐसे में तो देश विभाजित होता चला जाएगा, विखंडित होते चला जाएगा, देश के विभाजन के, देश के टुकड़े टुकड़े होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसको लेकर नेहरू का कहना था कि केंद्र मजबूत हो, केंद्र के पास ज़्यादा ताकत हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था, संविधान सभा के अध्यक्ष को। उसमें उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक वास्तविकता बन चुकी है, भारत पाकिस्तान की विभाजन एक रियलिटी बन चुकी है, तो एक दुर्बल केंद्र शासन व्यवस्था देश के लिए बहुत हानिकारक होगी। हमें इस विभाजन से सीख लेना चाहिए कि कहीं हमारा केंद्र यदि कमज़ोर हुआ तो आगे भी ऐसे विभाजन की कहानी दोहराई जा सकती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इससे सीख लें और केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान करें, एक दुर्बल केंद्र से दूर रहें। ऐसा केंद्र स्थापित करने में आम सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की आवाज़ उठाने में दिक्कत होगी। नेहरू मजबूत केंद्र की जब पैरवी कर रहे हैं, नेहरू और कुछ अन्य सदस्य जब मजबूत केंद्र, शक्तिशाली केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे दो तर्क देते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज़ दिखनी चाहिए भारत से, और एक आवाज़ तभी होगी जब केंद्र की आवाज़ मुखर हो, जब केंद्र ताकतवर हो। और दूसरी बात जो उनका कहना था कि यदि केंद्र ताकतवर नहीं होगा तो राज्य सरकारें जब आपस में टकराएंगी कुछ मुद्दों को लेकर, चाहे सीमा को लेकर, चाहे नदी विवाद को लेकर, चाहे करों के प्रावधान को लेकर, आदि आदि बहुत से मुद्दों को लेकर कहीं राज्य सरकारें टकराईं तो उनकी समस्या का निराकरण कौन करेगा? उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना जरूरी है।
तो दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में, दूसरा कारण जो नेहरू देते हैं वो है राज्य सरकारों के बीच की समस्याओं को निपटने के लिए मजबूत केंद्र की जरूरत। यहां मैं एक चीज बता दूं कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को दस्तखत करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की पुस्तक पर, संविधान की पुस्तक पर दस्तखत करते हैं। और जैसा मैंने बताया, प्रस्तावना में तारीख भी 26 नवंबर है। भारत की जो प्रस्तावना बाद में लागू हुई, कानून पहले लागू हो गया, संविधान पहले लागू हो गया, प्रस्तावना बाद में लागू हो गई। ये भी बड़ा रोचक तथ्य है। ये 26 नवंबर को संविधान का स्वीकार किया जाना, इसे हम 2015 से हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक संविधान दिवस। संविधान दिवस वह दिन है जिस दिन हमने इस संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन हमने इस संविधान को लागू किया। अब आप दोनों में अंतर समझ गए। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस का प्रावधान है। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात, मैंने बताया था कि माउंटबेटन प्लान के तहत जो प्रस्ताव आए और लागू किए गए, उसके तहत संविधान सभा के 2 रोल हो गए। वो विधायिका भी बन गई। 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने विधायिका का रोल भी परफॉर्म करना प्रारंभ कर दिया, यानी कानून बनाने का, देश को चलाने का। और मैंने ये बताया आपको कि विधायिका के रूप में वो सदस्य संविधान सभा के जब बैठते थे तो वो विधायिका के रूप में बैठते थे। उस समय वो बैठक विधायिका की बैठक कहलाती थी। और जब संविधान बनाने के लिए बैठक होती थी तो वो संविधान सभा की बैठक होती थी, कहलाती थी, यद्यपि दोनों में सदस्य वही थे। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे और विधायिका की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। जब भी विधायिका की बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मावलंकर जी। इस प्रकार मावलंकर देश की पहली विधायिका के पहले अध्यक्ष बनते हैं और हम कह सकते हैं कि देश के पहले स्पीकर, अध्यक्ष को क्या कहते थे? स्पीकर। पहला स्पीकर देश का कौन है? जीवी मावलंकर। तो आप याद रखेंगे कि मावलंकर पहले स्पीकर देश के कहलाते हैं। अब हम वापस इस बिंदु पर आते हैं। शक्तिशाली केंद्र के हिमायती लोगों ने ये बातें रखी अपने सामने, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी था जो कहता था कि यदि केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो राज्यों की जो स्वायत्तता है, राज्यों को जो कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और राज्यों को फ्रीडम, स्वतंत्रता देने के तर्क में, के पक्ष में उनका तर्क था कि हर राज्यों की अपनी अपनी एक संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी जीवन शैली है, अपना राजनीतिक ढांचा है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। केंद्र सरकार के मजबूत होने पर केंद्रीय कानूनों के तले कहीं ये जो विविधता है ये कहीं दब ना जाए, ये विविधता कहीं भंग, समाप्त ना हो जाए केंद्रीय कानूनों के प्रावधान के तले। तो इसलिए राज्यों की सरकार भी हो और उनको भी पर्याप्त ताकत मिले। अंततः काफ़ी विचार विमर्श के बाद संविधान का जो मसौदा बना उसमें 3 सूचियां, 3 तरह के प्रावधान किए गए। अधिकारों का बंटवारा करने के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई।
पहली श्रेणी कहलाती है केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची। दूसरी कहलाती है राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वो जिसमें ऐसे अधिकार जो केवल केंद्र सरकार को रहेंगे वे केंद्र सूची में। ऐसे अधिकार, क्षेत्र जिस पर केवल केंद्र का नियंत्रण होगा वो केंद्रीय सूची। और क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र का नहीं है, क्षेत्र का अर्थ मतलब अधिकारों से है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि ऐसे पावर्स, ऐसी शक्तियाँ जो पूर्णतः केंद्र के हाथ में होना चाहिए वो केंद्रीय सूची में शामिल की गई। ऐसी शक्तियाँ, ऐसे पावर्स जो केवल राज्य के हाथ में होने चाहिए वो राज्य सूची में आ गई। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार भी थे जिस पर बड़ा विवाद था। कुछ ऐसे अधिकार भी थे जिस पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये किसके हित में बेहतर होगा, केंद्र को देने से ये बेहतर होगा या राज्य को देने से बेहतर होगा, क्या करना। तो ऐसे जो मुद्दे थे जिस पर लोगों का कहना था कि राज्य और केंद्र दोनों को इस अधिकार पर, इन मामलों पर पर्याप्त शक्ति मिलनी चाहिए, उसे समवर्ती सूची में डाला गया। कौन सी सूची में? समवर्ती। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट, टू कॉन्कर माने टू एग्री, CONCUR, टू कॉन्कर। टू कॉन्कर माने टू एग्री। तो ऐसी लिस्ट जिस पे राज्य और केंद्र दोनों सहमत हों, ऐसे अधिकार जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की सहमति आवश्यक हो, ऐसे अधिकार कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए। समवर्ती सूची दोनों की जिम्मेदारी है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों समान रूप से जिम्मेदार माने गए। ये जानने की बात है कि केंद्रीय नियंत्रण में अन्य संघों की तुलना में बहुत अधिक विषयों को रखा गया। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है कि यद्यपि सूचियां तो 3 बनाई गई, लेकिन जैसा कि नेहरू और कुछ अन्य लोगों का सुझाव था केंद्र बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, उस अनुरोध का पालन करते हुए केंद्र को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए अन्य देशों के संघों की तुलना में। केंद्रीय नियंत्रण में अन्य संघों की तुलना में बहुत अधिक विषय। इसी प्रकार प्रांत की इच्छाओं की परवाह किए बिना समवर्ती सूची में बहुत अधिक विषयों को रखा गया। ये एक शिकायत बार बार आई प्रांतों से, राज्यों से, कि हमको कम अधिकार दिए गए हैं, सारे अच्छे अधिकार, सारे मजबूत चीज़ें तो आपने ले ली केंद्र ने। उसके बाद जो था वो समवर्ती में डाल दिया और बचा खुचा राज्यों को दिया है। राज्य सरकार की ताकत कम है, कमज़ोर है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। उदाहरण के लिए खनिज के मामले और उद्योग के मामले में पूरा नियंत्रण था केंद्र का। चाहे वो खनिज उत्पादन किसी भी राज्य में हो, किसी भी तरह के खनिज का हो, केंद्र सरकार के संरक्षण में वो होगा। तो यहाँ पे राज्य सरकार को बड़ी आपत्ति होती थी। राज्य सरकार की ताकत की परंपरा की बात करने वाले लोगों ने आपत्ति उठाई थी, लेकिन फिर भी अंततः ये अधिकार केंद्र को दिया गया। इतना ही नहीं, एक आर्टिकल है 356। आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार के सारे अधिकार समाप्त कर लिए जाते हैं। अब देखिए कैसा, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री बघेल हैं, ऐसे हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं जिसे अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। जैसे भारत में छत्तीसगढ़ में श्रीमती अनुसुईया उइके हैं, ये राज्यपाल हैं। राज्यपाल जो हैं उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के मातहत
राष्ट्रपति करते हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति करते हैं, मातहत नहीं, केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति करते हैं। अब यदि राज्यपाल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि राज्य की स्थिति ठीक नहीं है या राज्य का संचालन ठीक नहीं है या ऐसी कुछ शिकायत की राज्य सरकार के बारे में जिससे ऐसा महसूस होता है कि राज्य को केंद्र के हस्तक्षेप की जरूरत है, तो राज्यपाल के इस अनुरोध को धारा 356 के अंतर्गत केंद्र स्वीकार करती है और राज्य सरकार को भंग किया जा सकता, राज्य सरकार को हटाया जा सकता है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा सकता है और राज्य सरकार के सारे अधिकार राज्यपाल को दे दिए जाते हैं जब तक कि नई सरकार ना आ जाए। किनको दे दिए जाते हैं? राज्यपाल को। ये धारा 356 जिसमें केंद्र बहुत ताकत मजबूत दिखाई देती है, इस पर भी बड़ी आपत्ति हुई थी। और ये धारा 356 एक ऐसा उदाहरण है ये बताने का कि भारत का स्ट्रक्चर यद्यपि फेडरल है, यद्यपि संघीय है, लेकिन अधिकतर शक्तियां, अधिकतर ताकतें केंद्र सरकार के हाथ में। राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था में एक जटिल समस्या थी। अब ये राजकोषीय संघवाद क्या है? अधिकारों को लेकर, अधिकारों के बंटवारों को लेकर, और कौन से अधिकार यानी शक्तियां जो केंद्र में निहित होंगी, राज्य में निहित होंगी, और कुछ शक्तियां जो दोनों के बीच में, जिसमें दोनों के सामंजस्य सहयोग की जरूरत होगी। इन अधिकारों के अलावा इन अधिकारों के झगड़े को लेकर एक और अहम मुद्दा था, इन्हीं अधिकारों के क्षेत्र के दायरे में आता है, वह था राजकोषीय मामला। राजकोष यानी पैसा। किसी भी सरकार को पैसे की सख्त जरूरत होती है, पैसे के ही बल पर तो सरकार चलेगी। ये पैसा इन सरकारों के पास जिन स्रोतों से आता है उसका बंटवारा एक बहुत अहम मुद्दा था। स्रोतों का बंटवारा, धन का बंटवारा, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना कि राज्य कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं भौगोलिक दृष्टि से, कुछ राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, भले ही वे छोटे क्षेत्र में हों, आदि आदि ऐसे कई मुद्दे थे। तो राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था, राजकोषीय संघवाद, फेडरलिज्म ऑन मॉनिटरी मैटर्स, ये भी एक बहुत जटिल समस्या थी। सीमा शुल्क और कंपनी कर, कस्टम्स ड्यूटी और कंपनी कर, ऐसे जो कुछ कर थे, इस पर पूरी की पूरी आय केंद्र को जाएगी, ये तय था। कौन से टैक्स? कस्टम ड्यूटी, बाहर से सामान आता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो, बाहर जो जाता है उस पर जो टैक्स लगता है, और उसके अलावा कंपनी टैक्स, इस पर पूरी आय केंद्र को जाएगी। आयकर और आबकारी शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स, ये जो मुद्दे थे, इस पर होने वाली आय का बंटवारा तय किया गया, दोनों को बांटा गया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी कैसे बांटी जाएगी, आबकारी शुल्क जिसे कहते हैं, और राज्य स्तरीय शुल्कों में शामिल क्या किया गया? ऐसी आय जिस पर केवल राज्य का पूरा अधिकार होगा, उसके तहत जमीन, संपत्ति कर, बिक्री कर, शराब आदि, बॉटल बंद शराब आदि, इस पे से होने वाली आय पूरी तरह राज्य को जाएगी। तो जिस प्रकार 3 तरीके की सूचियां बनी थी अधिकारों को बांटते हुए, उसी प्रकार आय को भी 3 तरीकों से बांटा गया। आय के स्रोतों को, एक ऐसे स्रोत जिससे होने वाली पूरी आय केंद्र को जाएगी,
दूसरा ऐसे स्रोत जिससे होने वाली पूरी आय राज्य को जाएगी, और तीसरा ऐसे स्रोत जिसमें बंटवारा होगा। वो बंटवारे का आधार कुछ और होगा, उस पर आगे चर्चा होगी। फिलहाल इतना जान लें कि यहाँ पर भी समवर्ती सूची जैसी एक ऐसी सूची थी जिसमें तय किया गया कि इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, इससे आने वाली आमदनी को केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाएगा। ये तो हो गया अधिकारों के दायरे, शक्ति की बातें। अब इसको लेकर जो बहस होती है, थोड़ा हम उसकी ओर जाएं। जो शंकाएं होती हैं, जो संशय पैदा होता है, ये क्या थे? केंद्र के बिखरने की आशंका, राज्यों के अधिकारों की जो हिमायत पैरवी करते थे। मैंने बताया पूर्व में कि नेहरू और उनके साथ चलने वाला एक बहुत बड़ा संविधान सभा के सदस्यों का दल इस बात की पैरवी करता था कि केंद्र मजबूत हो, लेकिन राज्यों की मजबूती करने वालों का जो गुट था, उसमें राज्यों की मजबूती की हिमायत करने वालों, उसमें मद्रास के एक सदस्य थे जिनका नाम था के संथनम। ये बहुत प्रसिद्ध विचारवेत्ता भी रहे हैं, राजनीति शास्त्री भी रहे हैं। संथनम जी का विचार था कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को भी शक्तिशाली बनाने के लिए इन अधिकारों का बंटवारा करना जरूरी है। तो अधिकार के बंटवारे को लेकर संथनम जी राजी थे, सहमत थे कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा, संघीय शासन प्रणाली होगी, और संघीय शासन प्रणाली में अधिकारों का बंटवारा होगा, दोनों को मिलेगा। लेकिन जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां, जरूरत से अधिक अधिकार यदि केंद्र को सौंप दिए गए तो केंद्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, हावी हो जाएगा। और हो सकता है कि इतने ज़्यादा अधिकार मिलने के कारण वह अपना कार्य ठीक से न कर पाए, अपना कार्य प्रभावशाली रूप से न कर पाए। केंद्र के कुछ दायित्वों में वो चाहते थे कमी हो, उन्हें राज्य सरकारों को सौंपा जाए, क्योंकि ऐसा करने से राज्य की शक्ति तो बढ़ेगी ही, पर बढ़ी हुई राज्य की शक्ति के साथ केंद्र भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। राज्यों की शक्ति में केंद्र की शक्ति समाहित है, ऐसा इनका कहना था। केंद्र को शक्ति मिलती है राज्य से, ऐसा इनकी सोच थी। तो उनका अनुरोध था कि जो सूची बनाई जा रही है उसमें से कुछ और अधिकार राज्यों को दे दिए जाए, इससे शक्तिशाली केंद्र का निर्माण हो सकता है। और फिर उन्होंने साफ कहा कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र को देने से वह शक्तिशाली हो जाएगा, ये सोच गलत है। संपूर्ण शक्तियां केंद्र को देने से केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा, ये गलत है, बल्कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, ऐसी पूरी शंका है। संथनम का विश्वास था कि जो शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे के तहत राजकोषीय प्रावधान जो किया गया है, जिसका मैंने जिक्र किया, उससे प्रांतों को, राज्यों को उसने कमज़ोर बना दिया। यानी इस बंटवारे में आर्थिक रूप से राज्यों को नुकसान है। उन्हें पर्याप्त पूंजी नहीं मिल रही, उन्हें पर्याप्त आय नहीं हो रही जिससे कि वे राज्य चला सकें। उनका कहना था कि जो आपने जो बताया है, जमीन और बिक्री कर और बोतल बंद शराब और संपत्ति कर आदि, ये भू राजस्व और कुछ अन्य मामले हैं, इसके अतिरिक्त तो बाकी सारा केंद्र सरकार ने रख लिया है। बाकी सारे अधिकार तो केंद्र के पास चले गए हैं, राजकोष के। तो इस प्रकार धन के अभाव में राज्य कैसे चलेगा? केवल भू राजस्व के बल पर राज्य की पर्याप्त आय नहीं हो सकती, और ऐसी स्थिति में
धन का अभाव बना रहेगा, सतत अभाव बना रहेगा और हर राज्य धन की कमी से परेशान होता रहेगा। राज्य अपने तय अपने राज्य की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर ही नहीं पाएंगे। शक्तियों के इस वितरण के विषय में मंथन आगे कहते हैं, संथनम आगे कहते हैं कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। अर्थात संथनम जी कहते हैं कि यदि हर राज्य आर्थिक तंगी से गुजरेगा, इस तरह के बंटवारे में, इस तरह के राजकोषीय बंटवारे में, जिसकी पूरी संभावना है कि सब राज्यों को आर्थिक तंगी रहेगी, तो परिणाम क्या होगा? वे कमज़ोर तो हो ही जाएंगे, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ हर छोटी छोटी मांग के लिए वो केंद्र की ओर दौड़ेंगे। वो कहेंगे मैं शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि पैसा नहीं है, मैं साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकता हमारे राज्य क्योंकि पैसा नहीं है, सड़कें बनाने के लिए हमें पैसे दो, आदि आदि। उद्योग को लेकर भी ये राज्यों को सतत परेशानी होगी। उद्योग स्थापना करने के लिए एक भारी पूंजी लगती है, तो जब तब ये लोग उद्योगों के स्थापन के लिए केंद्र की ओर दौड़ेंगे, केंद्र को परेशान करेंगे, समय अलग जाएगा, दिक्कतें अलग होंगी, आदि आदि। वे मांग करेंगे हमें खैरात दे दीजिए, हमें कुछ भीख दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दें। इससे अच्छा तो यही है कि हम संघीय व्यवस्था को ही समाप्त कर दें और केवल यूनिटरी सिस्टम लागू करें, जिसमें केवल एक ही सरकार हो, जिसे कहें केंद्र सरकार। क्या कहें? केंद्र सरकार। यूनिटरी सिस्टम, यूनिट यानी एक, इकाई सिस्टम ही हम लागू कर दें, ऐसा संथनम जी का कहना था। उन्होंने बार बार राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की पैरवी की, लेकिन जब संविधान सभा की बहस की दिशा वो देखे तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने निराश होकर ये तक कह दिया कि यदि आपको राज्यों को राजकोष नहीं देना है, राजकोष से ज़्यादा धन नहीं देना है, तो क्या मतलब है? राज्य सरकारों के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हर चीज़ के लिए वो आपके पास दौड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही सरकार, संघीय सरकार ही रखो, इकाई ही रखो, केंद्र सरकार ही रखिए, बस यूनिटरी सिस्टम। बिना सोचे समझे शक्तियों के वितरण को लागू करने के परिणाम बड़े खतरनाक होंगे, ऐसा संथनम की चेतावनी थी। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध विद्रोह करने पर उतारू हो जाएंगे। ये चेतावनी का हिस्सा थी। अर्थात संथनम बारंबार इस बात को कह रहे हैं कि यदि केंद्र को ज़्यादा अधिकार देने का मायने केंद्र को शक्तिशाली बनाना माना जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। केंद्र को सारे अधिकार दे देने से पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में राज्य सरकारें आर्थिक तंगी के कारण केंद्र सरकार के विरोध में केंद्र सरकार से विद्रोह करते जाएंगे और ये विद्रोह कहीं फिर देश की एकजुटता को, देश की एकात्मकता को चुनौती न दे दे, ऐसी पूरी संभावना संथनम जी व्यक्त करते हैं। प्रांतों के अनेक अन्य सदस्यों ने भी जो शक्ति का जो वितरण हुआ था, इसके विद्यमान रूप को लेकर अपने विचार रखे। उड़ीसा के एक सदस्य की तो शंका थी कि संविधान में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के फलस्वरूप केंद्र बिखर जाएगा। वही बात जो संथनम ने अपनी भाषा में कही थी और उन्होंने कहा था कि ये लोग केंद्र के विरुद्ध उतारू हो जाएंगे। उड़ीसा के सदस्य भी यही बयान दे रहे थे। अपने तरीके से उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप केंद्र बिखर जाएगा। ऐसे सदस्यों ने समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में अधिकारों को कम किए जाने की पैरवी की, अधिकारों को कम करने की वकालत की और कहा कि इन सूचियों में से कुछ अधिकार निकाले जाएं और वे राज्य को दिए जाएं। एक और जहां एक ऐसा वर्ग था संविधान सभा के सदस्यों का जो राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की पैरवी करते थे
और राज्यों की ज़्यादा शक्तिशाली होने पर केंद्र शक्तिशाली होगा, ऐसा कहते थे, वहीं एक दूसरा सदस्यों का गुट भी था जो प्रांतों को अधिक शक्तियां दिए जाने के खिलाफ था। उल्टा वे चाहते थे कि केंद्र की शक्तियां बढ़ाई जाएं और इस बात की पैरवी करते थे कि शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। क्या है? शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र, और ऐसा कहते हुए उन्होंने बार बार संविधान सभा के सदस्यों को अपनी ओर ये कहते हुए आकर्षित किया कि मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी अधिक शक्तिशाली केंद्र ये होना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने पूर्व में आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में कई एक्ट पास किए संसद से, लंदन की संसद से, जिसमें 1909 का मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस एक्ट में भी ऐसे ही फेडरल स्ट्रक्चर था और उसमें भी केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों का वितरण था। अंबेडकर जी कहते हैं कि 1935 के संविधान में जो प्रावधान अंग्रेज़ों ने किए थे, हम उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र देखना चाहते हैं। अर्थात हम चाहते हैं कि अधिकारों का बंटवारा इस तरह हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार केंद्र को जाए। केंद्र की शक्तियों में जो लोग वृद्धि चाहते थे, ऐसे समर्थकों का कहना था कि एक शक्तिशाली केंद्र ही सांप्रदायिकता को रोक सकता है। वो काल जब ये सब बैठकें हो रही थीं, जब ये सारी बातें हो रही थी, बहस हो रही थी, जिरा हो रही थी, उस काल में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे उत्तर भारत में विशेष रूप से सभी जगह विकराल रूप ले चुके थे। और सांप्रदायिक दंगों का ही तो परिणाम था कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद ही सांप्रदायिक दंगों की जो आग है, जो ज्वाला है, उसमें थोड़ी कमी आई। तो ये जो समकालीन सांप्रदायिक दंगों की छाया इन सदस्यों के ऊपर थी और इसलिए इनका कहना था कि केंद्र शक्तिशाली होगा तभी इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों को कुचला जा सकता है। गोपाल स्वामी अय्यर प्रांतों की शक्तियों में वृद्धि किए जाने के बदले केंद्र की शक्ति अधिक चाहते थे और उसके पक्ष में उनका कहना था कि केंद्र अधिक से अधिक मजबूत होना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश से आते थे, उसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, वो भी शक्तिशाली केंद्र की बात करते हैं और उसके पक्ष में उन्होंने जो दलील दी, 4 तर्क रखे। पहला, देश के हित में योजना बनाने के लिए केंद्र मजबूत होना चाहिए, राज्य के हित में नहीं, देश के हित में। ये पहला बिंदु। क्यों केंद्र मजबूत हो, इसके पक्ष में उनके तर्क कि केंद्र के हित में योजना बनाने के लिए केंद्र को ताकतवर होना चाहिए। दूसरा, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र को ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि केंद्र ही सक्षम हो सकता है जब वह पर्याप्त रूप से आर्थिक संसाधनों का आधुनिक संसाधनों को जुटा सके। तीसरी दलील उन्होंने दी, उचित शासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए भी केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। और चौथा, विदेशी आक्रमण, विदेशी ताकतों से रक्षा के लिए केंद्र का होना, शक्तिशाली होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये थे बालकृष्ण शर्मा के विचार। उल्लेखनीय यह है कि देश के विभाजन से पहले कांग्रेस को इस बात कांग्रेस प्रांतों की स्वायत्तता का ज़्यादा पक्षधर थी।
सोचने की बात है कि 1947 से पहले कांग्रेस सतत रूप से प्रांतों की स्वायत्तता या प्रांतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाने की पक्षधर थी, यानी अंग्रेज़ों के काल में। अब उस समय ऐसा क्यों था? क्योंकि केंद्र पे तो अंग्रेज लोग बैठे थे, अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत थी, राज्यों को केवल कुछ झुंझुनी के रूप में कुछ चीज़ें दी गई थी। तो राज्य सरकारें इस बात से उनमें बड़ा रोष था, नाराज़गी थी, और वे बार बार मांग करती थीं कि राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। इस भूमिका, इस बैकग्राउंड में उनकी ये मांग थी। हमें ख्याल रखना चाहिए कि कांग्रेस ने कुछ सीमा तक मुस्लिम लीग को भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि लीग की सरकार वाले प्रांतों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन विभाजन का परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद जो परिस्थितियां बदलीं, उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, तो अधिकांश राष्ट्रवादियों की सोच बदल गई विभाजन के बाद। ये जो मैंने मुस्लिम लीग का जिक्र किया है वो इसलिए किया है कि इस संविधान सभा के इस सत्र के दौरान मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे जो संविधान सभा की मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, और वे जब मजबूत केंद्र की बात सुनते थे तो उन्हें भय होता था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो संभावना है कि केंद्र में अधिकतर कांग्रेस सरकार अधिकतम रहेगी, वो राज्य में मुस्लिम लीग की स्थापित सरकारों को कोई स्वायत्तता नहीं देगी। बारंबार ये प्रयास किया गया लीग को समझाने का कि मजबूत केंद्र का तात्पर्य ये नहीं है कि हम राज्य सरकारों की स्वायत्तता का हनन करें, हम आपको पर्याप्त फ्रीडम देंगे, हम आपको पर्याप्त स्वायत्तता देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग इतनी बिफर चुकी थी कि कांग्रेस से उसका पूरा विश्वास टूट चुका था, अकारण ही। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है कि मुस्लिम लीग ने तो मन बना लिया था कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। तो विभाजन के बाद जब स्थिति देखी गई तो प्रांतों की स्वायत्तता के हिमायती कांग्रेसी अब पैंतरा बदलते हैं और वे एक मजबूत केंद्र की बात करते हैं। ये राष्ट्रवादी, उनकी दलील थी कि बदलती स्थितियों में विकेंद्रीकरण संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव के कारण अब प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात 1935 के काल को यदि हम देखें तो उस समय की स्थितियां बदली हुई थीं। उस समय केंद्र में विदेशी सत्ता थी, हम विदेशी सत्ता से ज़्यादा अधिकार छीनना चाहते थे राज्य को स्वायत्तता दिए जाने के नाम पर, और अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब अंग्रेज तो चले गए, अब केंद्र में देश की सरकार ही होगी। तो एकीकृत देश के लिए ज़रूरी है कि केंद्र मजबूत हो, ऐसा इन राष्ट्रवादियों का, कांग्रेसी विचारधारा के लोगों का तर्क था अपने बदले हुए स्टैंड को लेकर। हमें ख्याल रखना चाहिए कि औपनिवेशिक प्रशासक यानी अंग्रेजों द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था में देश में पहले से ही एक तरह का रोष था, और वो एकल व्यवस्था के रोष का ही परिणाम था कि बारंबार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व की मांग करती थी। मैंने इसका जिक्र समय समय पर किया है, बढ़ते प्रतिनिधित्व की मांग और प्रतिनिधित्व की बढ़ती हुई मांग, दोनों का जिक्र पूर्व में कर चुका हूँ। प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग और बढ़ते प्रतिनिधित्व की मांग के परिणाम स्वरूप ही तो 1909, 1919, 1935 के रिफॉर्म्स और एक्ट अंग्रेज शासन ने पारित किए थे, जिसके तहत भारतीयों की संख्या शासन में बढ़ाई गई थी। उस काल में घटित होने वाली घटनाओं ने केंद्रीकरण को
और ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अराजकता थी, जो अव्यवस्था थी, उसके लिए भी जरूरी था कि केंद्र मजबूत हो। अर्थात अब बात हम कर रहे हैं कि आखिर अंततः मजबूत केंद्र के हिमायती, उनका पलड़ा कैसे भारी पड़ा। आखिर क्या बात हुई जिसको लेकर इस बात पर रजामंदी हुई कि हाँ, केंद्र मजबूत हो। तो पहला बिंदु कि 1930-40 के काल में जो घटनाएं घटित हुई, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी टकराव हुए और अंग्रेज शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश की, तो इन घटनाओं के कारण केंद्रीकरण की मांग बढ़ती है। पहली बात, तत्कालीन घटनाएं। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद जो देश के हालात थे, जिसमें सांप्रदायिकता का बोलबाला था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसके लिए भी मजबूत केंद्र की जरूरत थी। तीसरा, चारों तरफ जो लूटपाट, अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या जो बनी हुई थी, एक नए नवोदित देश में जो होता है, नए देश में जो होता है, किसी भी नए देश में, उस समस्या के निराकरण के लिए भी मजबूत केंद्र की जरूरत थी। चौथी बात, आर्थिक विकास के लिए जरूरी था कि केंद्र मजबूत हो, क्योंकि हो सकता है किसी राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए उद्योग ना हो। कुछ अन्य राज्यों के पास उद्योग तो हैं, लेकिन संसाधन नहीं है। तो ऐसी विषमताओं से बचने आदि। तो अगला बिंदु जो है, आर्थिक विकास की योजनाओं को एक समग्र रूप से चलाने के लिए भी जरूरी था कि केंद्र मजबूत हो। उसके साथ ही ये भी जरूरी था, केंद्र की मजबूती इस बात के लिए भी जरूरी थी कि विदेशों में भारत को एक राष्ट्र के रूप में सुना जाए। केंद्र मजबूत तभी होगा जब सारे राज्य केंद्र के पीछे हों किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर। तो इसलिए भी जरूरी था कि केंद्र मजबूत हो। तो इन्हीं सब कारणों की पृष्ठभूमि में अंततः शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता और बढ़ गई। अंत में संविधान सभा के अधिकतर सदस्य शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में उठ खड़े हुए, उसकी आवश्यकता पर बल देने लगे। और यही कारण है कि भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था, उसके व्यवस्था की ओर जो झुकाव है वो साफ दिखाई देता है। कई लोगों की सोच रहती है कि केंद्र बहुत मजबूत हो गया। हाँ, मजबूत किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं का उसके प्रति झुकाव था, और उस झुकाव के क्या कारण हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने इस समस्या का निराकरण बखूबी किया कि अधिकारों का बंटवारा कैसे हो, और अंततः एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता को बल देते हुए संघवादी ढांचा बनाए रखने की पैरवी की। संविधान सभा की टाइमलाइन, उसकी समय सारणी को जानने के बाद हमने तत्कालीन कुछ समस्याएं देखी, उनको समझने की कोशिश की जो संविधान सभा के सदस्यों को झेलनी थी, या संविधान सभा के सेशंस के दौरान होने वाली बहस से दिख रही थी। जिसमें से एक समस्या थी बहुत बड़ी अधिकारों को लेकर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर। दूसरी समस्या थी गैर अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक तो नहीं है पर अछूत निचली जाति के हैं, तथाकथित निचली जाति के। तीसरी समस्या जो थी वो था इन अधिकारों का शक्ति का बंटवारा। इसके अलावा चौथी समस्या जो बड़ी अहम थी
और ख़ासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के मामले में ये अत्यधिक अहम, क्योंकि भारत एक बहुत विविधता वाला देश है, बहुत विशाल देश है, जिसमें विविध संस्कृतियाँ पनप रही हैं।